हाय दोस्तों, आपका स्वागत है प्राचीन भारत के इतिहास में। ओके, मिसलेनियस क्वेश्चन है दोस्तों। कौन विदेशी यात्री भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ओके, पहले मेगास्थनीज ने किया था, फिर हुएंगसांग ने किया था। ओके, फिर फाहियान ने किया था, फिर सिंह ने किया था। ओके, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था, जो संस्कृत में कहलाता है, और हिंदी में कौशाम्बी कहलाता है। भारत में एक महत्वपूर्ण शहर था। भारत के 6 प्रमुख नगरों में से एक था। इसका वर्णन कई ग्रंथों में आता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 6ठे और 9वें वर्ष महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे। 6वें या 9वें वर्ष में यमुना नदी के लगभग 56 किलोमीटर यानी 35 मील दक्षिण पश्चिमी के संगम के साथ गंगा के प्रयाग, जो इलाहाबादी कहलाता है, आज स्थित है। भारत के महानतम शहरों में से एक वैदिक काल के अंत तक, मौर्य साम्राज्य के अंत तक कब्जा रहा, जब तक कि गुप्त साम्राज्य तक नहीं रहा जाता। एक छोटे शहर के रूप में वैदिक काल के अंत के स्थापित किया गया। कुरु साम्राज्य के शासकों ने अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। ओके, तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच में है दोस्तों। ओके, विक्रमशिला धर्मपाल ने बनाया था। नालंदा कुमार गुप्त ने बनाया था, गुप्त वंश के शासकों ने। दोस्तों, शून्य की खोज किसने की थी? तो किसी ने नहीं दोस्तों। जनरली आर्यभट्ट सब बोलता है, लेकिन शून्य का आविष्कार भारत में 5वीं शताब्दी के मध्य में शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट जी ने किया था। उसके बाद यह दुनिया में प्रचलित हुआ। लेकिन अमेरिका के गणितज्ञ का कहना है कि शून्य का आविष्कार भारत में नहीं हुआ था। अमेरिकी गणितज्ञ आमिर एकजेल ने सबसे पुराना शून्य कंबोडिया में खोजा था। और ओके, अमेरिका गणितज्ञ ने आमिर एकजेल ने, और कहा जाता है कि सर्वनंदी नामक दिगंबर जैन मुनि द्वारा मूल रूप से प्राकृतिक में रचित लोक विभाग नामक ग्रंथ में शून्य का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। इस ग्रंथ में दशमलव संख्या पद्धति का भी उल्लेख है। यह उल्लेख सन 498 में भारतीय गणित एवं खगोलवेत्ता आर्यभट्ट ने किया, और सबसे पहले भारत का शून्य अरब जगत में सिफर अर्थात खाली नामक से प्रचलित हुआ, लेकिन फिर लैटिन, इटालियन, फ्रेंच आदि में होते हुए इसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी कहलाता है। ओके, महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे क्या? पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से घिरी गई समाधियाँ अर्थात कब्र, महापाषाण, जिसे मेगालिथिक के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके नाम से ही यह स्पष्ट होता है इसका संबंध पत्थरों से रहा है दोस्तों। हालांकि पत्थरों से जितने भी स्मारक प्राचीन काल में बने हैं उन सभी को महापाषाण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। वैसे स्मारक जो विशाल पत्थरों से बने हैं केवल उन्हें ही महापाषाण के तहत रखा जा सकता है जो बने हैं उसे। दरअसल आवासीय इलाकों में काफ़ी दूर पर जो कब्रिस्तान में बड़े पत्थरों से समाधियाँ बनी होती थी उन्हें यह सूचक हुआ करता था। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र को किया जा चुका है दोस्तों। ओके, पंचतंत्र को 15 भारतीय 40 विदेशी भाषाओं में, लेकिन सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अभिज्ञान शकुंतलम हुआ है। ओके, नीतिश कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। यद्यपि यह पुस्तक अपने मूल रूप से ही नहीं, फिर भी उपलब्ध अनुवादों के आधार पर इसकी रचना 3वीं शताब्दी ईसा में के पूर्व आसपास निर्धारित की गई। इस ग्रंथ के रचयिता पंडित विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र को किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा ने। विश्व साहित्य में भी पंचतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इन अनुवादों में पल्लवी भाषा का कर्कट
कदमनक करटकदमनक नाम का अनुवाद ही सबसे प्राचीन अनुवाद माना जाता है। ठीक है, करटकदमनक। विंटरनिच के अनुसार जर्मन साहित्य पर पंचतंत्र का अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। इसी प्रकार ग्रीक की ईसपी कहानियों तथा अरब के अरेबियन नाइट्स आदि कथाओं का आधार पंचतंत्र ही है। ऐसा माना जाता है कि पंचतंत्र का लगभग 50 विविध भाषाओं में अब तक अनुवाद हो चुका है। इसके लगभग 200 संस्करण भी हो चुके हैं। इसकी लोकप्रियता का परिचायक है। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? सिक्कों एवं धातु के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, न्यूमिस्मेटिक। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक है आपका नारायण पंडित। नारायण पंडित है हितोपदेश के लेखक। कौन है? नारायण पंडित है। पंडित विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। ओके। कादम्बरी और हरिसेन के लेखक कौन है? हर्षवर्धन के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। हितोपदेश के रचयिता नारायण भट्ट है। पुस्तकों के अंतिम पदों के आधार पर इसके रचयिता का नाम नारायण भट्टराय ज्ञात होता है। हितोपदेश भारतीय जनमानस तथा परिदेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल और सुग्राह्य है। विभिन्न पशु पक्षियों पर आधारित कहानियाँ इसकी खास विशेषता है। रचयिता ने इन पशु पक्षियों के माध्यम से कथा शिल्प की रचना की है, जिसकी समाधि किसी शिक्षाप्रद बात से ही हुई है। पशुओं की नीति की बात करते हुए दिखाया गया है। सभी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की है? तो नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया है दोस्तों। ओके, भरत मुनि ने किया है। और चौथा बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है। अश्वघोष के कारण ही कनिष्क बौद्ध बना था। जानकारी। नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं। इसकी जानकारी सबसे पुराना ग्रंथ नाट्यशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसका समय विवादास्पद है। जब विवादास्पद है तो 400 ईस्वी से लेकर के लगभग 100 ईस्वी तक के बीच माना जाता है। भरत मुनि बड़े प्रतिभाशाली थे। इतना स्पष्ट है कि भरत मुनि नाट्यशास्त्र के गहन जानकार और विद्वान थे। नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्यशास्त्र के आदि ग्रंथ लिखे हैं। विक्रम संवत कौन है? तो 58 ईसा पूर्व को कहते हैं विक्रम संवत, और शक संवत 78 ईस्वी को कहते हैं। 78 ईस्वी को कहते हैं शक संवत, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व को कहते हैं विक्रम संवत। ओके, इसी के बारे में डिटेल्स में दोस्तों ये नीचे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर करके ध्यान से। ओंकारवाट कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है। ओंकारवाट कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? वो शिकार थे। पुरापाषाण काल में मनोरंजन के साधन क्या थे दोस्तों? तो शिकार थे। और जो आप आदि शादी ब्याह में या पूजा पाठ में जो गीत गाना जानते हैं, देखते हैं, वो भी क्या है, एक मनोरंजन के लिए पहले एक साधन था। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना था दोस्तों, तो इसलिए महिला लोग अपना गुच्छा में रहती थी, गीत वगैरह गाती थी। ओके, और जबकि पुरुष शिकार वगैरह करने जाते थे। निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास। साथ ही साथ इसे कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है।
इस काल में मनुष्य पत्थर औजारों से तांबे के औजार उपयोग करने लग गया था। स्वप्न प्रवास वदता के लेखक कौन है? तो स्वप्न प्रवास वदता के लेखक है भास है दोस्तों, भास है। ठीक है, स्वप्न प्रवास वदता के लेखक कौन है? तो भास है। स्वप्न प्रवास वदता के लेखक कौन है? भास है। रवि और कुमार संभव के लेखक कौन है? कालिदास है। ओके, यह राजा उदयन और वासवदत्ता की कथा पर आधारित है। भास ने लिखा है स्वप्न प्रवास वदता। गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों खोज निकाला। अभिषेक, प्रतिज्ञायो, गंधर्वनारायण तथा उरुभंग भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश की रचना की, जबकि भवभूति ने मालती, माधव, उत्तर रामचरित की रचना की। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। उच्च स्रोतों का नाम बताएं। ये प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्नो जो है प्राचीन मार्गों के नामों पर मौन है। ओके, संगम साहित्य का वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्नो एक पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख है। जातक कथन ग्रंथ साहित्य के व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख है। मिनांडर है ही अपने बेटे को देकर के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज की क्या कहलाते हैं? क्रो मैग्नन मनुष्य कहलाते हैं। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज जो है, ओके, क्रो मैग्नन मानव के अस्थि पंजर फ्रांस में मिले हैं। होमो सेपियंस जाति का था। इसका शरीर आजकल मानव से काफ़ी मिलता जुलता था। यह शिकार करने तथा मछली पकड़ने में निपुण था। इसके 34,000 से 36,000 वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्तर की खुदाई से मिला है? तो अरिका मेडू के खुदाई से मिला है। किसका? भारत और रोम के बीच में व्यापारिक संबंध का सबूत अरिका मेडू के खुदाई से मिला है। ओके, ताम्रलिपि तो आपका ये बंदरगाह था दोस्तों। ओके, अरिका मेडू एक ऐतिहासिक स्थल है। यह पूरा स्थल पंडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय तट पर स्थित है। अरिका मेडू के कुछ स्थानों पर 1945 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उत्खनन किया। अरिका मेडू में किए गए 2 सेक्टर के उत्खनन में एक विशाल माल गोदाम के पूरा अवशेष उपलब्ध है। अरिका मेडू का निर्माण 50 ईस्वी में किया गया है। अरिका मेडू से प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट होता है कि अरिका मेडू पूर्वी समुद्र तट पर समुद्री व्यापारिक बंदरगाह नगर था, जिसने चीन, मलाया, रोम के साथ घनिष्ठ व्यापार किए। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। ओके, कौन है? ब्राह्मी लिपि कहलाता है। अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम लिपि में से एक है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की जड़ें प्राचीन ब्राह्मी परिवार में हैं। गुजरात के कुछ शिलालेखों की लिपि जो प्रथम शताब्दी 4वीं शताब्दी के बीच के हैं, नागरी लिपि से बहुत मेल खाती है। 7वीं शताब्दी के मध्य नागरी का प्रयोग लगातार देखा जा सकता है। ब्राह्मी की उत्तर शैली वाली धारा एक शाखा है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो गेहूँ और जौ था। ओके, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। कौन जोड़ा सही नहीं है? पुलकेशिन द्वितीय की काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है।
कौन सा बंदरगाह पोर्टगे नाम से दी पेरिस प्लस ऑफ द एरिथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात करता है? तो अरिका मेडी है। अरिका मेडी। ताम्रपाषाण यानी ताम्रपाषाण काल, जिसे चालकोथिक एज कहते हैं। चालकोथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति जोड़वे संस्कृति कहते हैं। नेवासा, दाइमाबाद, कौठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां, तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती हैं। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं, शैलचित्र, खनिज या बौद्ध प्रतिमाएं के लिए। सोन नदी का गुफाओं के शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं को शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गुफाओं को शैलचित्र देने के लिए। रामेश्वरम आपका कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपका 2, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। द्वारका आपका कहाँ है दोस्तों? द्वारका गुजरात में है। सारनाथ आपका कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। और महाकालेश्वर 4 में है। ओके, तो आपका आंसर महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में है। ए का 2। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ओके, द्वारका कहाँ है? गुजरात में। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्ट्रैबो ने किया था। हेरोडोटस ने किया है। ठीक है, किसने किया था? हेरोडोटस ने किया है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने किया है। कौन सा नवनीतकम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव समझा जाता है। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किसे दिया जाता है? तो हेरोडोटस को दिया जाता है इतिहास के पिता के रूप में। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु झेलम के बीच स्थित है। तक्षशिला बौद्ध शिक्षा का प्रारंभिक केंद्र था। इसकी स्थापना ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बताई जाती है। साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं शताब्दी तक यह शिक्षा पर मुख्य शिक्षा का केंद्र बना रहा। तक्षशिला चाणक्य को लेकर जाना जाता है। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में ही लिखी थी। और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त और आयुर्वेद चिकित्सक चरक ने भी तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। यह आज के गंधार क्षेत्र में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के रावल में है। अंग्रेजों में कौन सा सबसे सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो विलियम जोन्स ने, या चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भगवद गीता का अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही उद्देश्य है? तो सहगौरा और चंद्र का महरौली लौसम नहीं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। द पेरिस ऑफ द एरिथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण यानी अज्ञातनामा के लेखक को क्या कहते हैं? अरिका मेडी कहते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग उत्तर से दक्षिण की ओर सुताते थे।
भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं को सारे चित्र के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, द्वारका आपका गुजरात में है, सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में है और महाकालेश्वर एमपी में है। ओके। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हेरोडोटस ने किया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। क्रो-मैग्नन को आधुनिक मानव का नवनीतकम कहा जाता है। तक्षशिला सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। भागवत गीता का अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किससे मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खादान को देश के संकट काल में प्रयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में शाही उपदेश बताता है? सहगौड़ा का ताम्रपत्र बताता है। सहगौड़ा का ताम्रलेख एक ताम्रपत्र का लेखक वध्य है। प्राचीन लेख जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास सहगौड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। सहगौड़ा गोरखपुर से 65 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। इस ताम्रलेख की लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। सहगौड़ा का पूरा स्थल भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्रस्तुत करता है। इसमें अकाल युग के समय जनता के उपयोग के लिए अन्य के 3 पोस्टकारों को बनाने का वर्णन मिलता है। भारत में निम्नलिखित के आने का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले आए थे नगर संस्कृति दोस्तों, फिर लोहे का हल आया था, 4321 होगा, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए, फिर सोने के सिक्के आए। ओके, ये आने का क्रम है दोस्तों। पहले नगर संस्कृति हड़प्पा से आया, लोहे का हल उत्तर वैदिक काल में आया, लोहे का हल उत्तर वैदिक काल में आया जो 1000 से 600 ईस्वी तक कहलाता है। ओके, आहत मुद्राएं 1000 आहत मुद्राएं चांदी के सिक्के बुद्ध युग में आया और सोने के सिक्के मौर्योत्तर युग में आया। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती थी या खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। ओके, खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। दाएं से बाएं लिखी जाती है। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में ही लिखे हैं। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा का जो अभिलेख लिखा है ओके खरोष्टी लिपि में ही लिखा है, दाहिने से बाएं। कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम जो था आपका क्या था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। ओके, प्राचीन भारत में मणिग्राम क्या था? व्यापारियों का एक निगम था, मणिग्राम कराता था। कुलभूषण वन का बादामी शिलालेख वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि विक्रम संवत जो कहा जाए तो 601 ईस्वी आएगा इसमें। ओके, शक से 465 ईस्वी दिनांकित है, जबकि विक्रम संवत से 601 है। तो जोड़ सकते आप कितना आगे हैं। तो 11 में 5 गया 6, ओके, और 9 में 6 गया 39 वर्ष। ओके, 139। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ, जबकि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। अतः यदि बादामी से लेकर विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो 465 वर्ष, 78 वर्ष, 58 वर्ष और 601 वर्ष होगा। ओके, सूत्र बादामी उल्लेख जो है आपका, इसका आंसर कौन होगा दोस्तों? देखिए, चंदेल ने खजुराहो का निर्माण किया था। ठीक है, तो खजुराहो का उसको बी का 3 हो जाएगा। ओके, बी का 3 हो जाएगा। चालुक्य का राजधानी ए यानी सी का 1 हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर यही हो जाएगा।
चालुक्य के लिए बादामी और चंदेल के लिए खजुराहो। ओके, गुप्त वंश के लिए देवगढ़। गुप्त वंश जो होगा वो देवगढ़ होगा। और पल्लव के लिए पनमैले। पल्लव के लिए पनमैले। गुप्त वंश देवगढ़ से संबंधित है। चंदेल खजुराहो संबंधित है। चालुक्य बादामी से। पल्लव पनमैले से संबंधित है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना। राज्य और उसकी राजधानी। चेर की राजधानी क्या थी? करियोर था या वांगी था? वही करियोर या वांगी दोनों एक चीज है। चोल की राजधानी कावेरी पट्टनम थी। चोल की राजधानी कावेरी पट्टनम उरेयूर था, जो व्यापारी केंद्र का माना जाता है। उरेयूर। चोल की राजधानी कौन थी? कावेरी पट्टनम एवं उरेयूर। पांड्य की राजधानी कौन था? कोकई एवं मदुरई। कोकई एवं मदुरई था पांड्य की राजधानी। चेर का आधुनिक केरल के हिस्सों का शासन था। उनकी राजधानी वांगी अथवा करूर था। चोलों की राजधानी उदयपुर, तंजौर, गंगकुंड, चोलापुरम एवं कांची था। पांड्य वंश से इस वंश की राजधानी मदुरई थी। पांड्य वंश की राजधानी मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त है। ओके, बौद्ध ज्ञान या ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? कर्मवाद। कर्मवाद का सिद्धांत उल्लेखित है। कर्मवाद का भारतीय दर्शन का विशिष्ट सिद्धांत है। संसार में कोई भी किसी दुख देने वाला नहीं। किसी को किसी ने सुख दुख दिया है या मात्र को बुद्धि है। जैसा शुभ अशुभ कर्म व्यक्ति करेगा उसे अवश्य ही फल भोगना पड़ेगा। बिहार मानव धार्मिक केंद्र किससे संबंधित है? ज्ञान, बौद्ध और सिक्खों तीनों से संबंधित है। कौन सम्मिलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धर्म पद, जैन धर्म आपका तथावत सूत्र से संबंधित है। अवेष्टा तुम्हारे पारसी धर्म से संबंधित है। युगों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मालविका, कालिदास, मुद्राराक्ष, विशाखदत्त, ठीक है। कर्पूर मंजरी, हर्ष ने लिखा नहीं। नहीं सुमेलित है तो गलत है, ठीक है। सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखा है। सौंदरानंद किसने लिखा? अश्वघोष ने लिखा है। कर्पूर मंजरी के नाटक एवं काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा रचित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन है? तांबा। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग आम था। हाँ, सही है। प्रारंभ मानव शरीर के आंतरिक अंगों पर प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नहीं, 1, 3, 4 होगा। ओके, 1, 3, 4। 5वीं सदी ईस्वी में कौन यानी ज्ञान की सिद्धांत ज्ञात था? 5वीं सदी में साइन यानी जो साइन कौन होता है यह पता था 5वीं सदी में। और पहली सदी में शल्य औजारों का उपयोग आम था। 7वीं सदी ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिद्धांत ज्ञात था। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? यौधेय प्राचीन भारत में यौधेय देखिए बौद्ध मत यौधेय था आपके गणतांत्रिक जनजाति था। यौधेय क्या था? गणतांत्रिक जनजाति। यौधेय क्या था? गणतांत्रिक जनजाति था दोस्तों। बोरोबुदुर किसका स्थल था? बोरोबुदुर आपका किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो एक बृहद स्तूप है जावा में। बोरोबुदुर बिहार अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मैंगलांग नगर में स्थित 750-850 ईस्वी के मध्य महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। 6 वर्गाकार चबूतरा बना हुआ जिसमें 3
वाली 72 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। यह बुद्ध का सबसे बड़ा और विश्व का महानतम बौद्ध मंदिर में से एक है। इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ था। जिसकी चालकोलिक एज कहा जाता है, तो चालकोलिक एज कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। ओके, स्वप्नवासवदत्ता के लेखक भास है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास है। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक है भवभूति है। दोस्तों, मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति है। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें।